नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने रमन प्रभाव प्रारंभ किया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक समांतर पुंज जब किसी पारदर्शी ठोस या द्रव गैस में से गुजरता है, जो डस्ट फ्री लिक्विड होता है, और जो आपका प्रकाश स्रोत अगर एक वर्णी प्रकाश स्रोत हो, तो प्रकीर्णित प्रकाश में वर्णक्रम में मूल वर्णक्रम रेखा के अतिरिक्त कुछ अन्य रेखाएं प्राप्त होती हैं। उनमें से दो ऐसी रेखाएं होती हैं जिनकी आवृत्तियां, जो मूल आवृत्ति है आपतित प्रकाश की, उससे कम या अधिक होती है। इस प्रकार का जो प्रभाव है और इस प्रकार का जो प्रकीर्णित प्रकाश में वर्णक्रम है, इस वर्णक्रम को रमन वर्णक्रम कहते हैं, रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार से हमने पिछली बार देखा कि फ्लोरोसेंट इफेक्ट नहीं होता है, उसका कारण भी देखा, और रमन प्रभाव में किस प्रकार से आपतित प्रकाश से यदि आवृत्ति कम होती है तो वो रमन की स्टोक्स लाइन्स होती हैं, अगर आवृत्ति ज्यादा होती है तो प्रति स्टोक्स लाइन्स, एंटी स्टोक्स लाइन्स होती हैं। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि रमन रेखाओं के सामान्य अभिलक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रमन लाइन्स क्या है। सबसे पहले बिंदु में अणु निकाय, चूंकि अपने मॉलिक्यूलर सिस्टम ले रखा है, जो सब्सटेंस है एटम्स फॉर्म में है, अणु निकाय, इसीलिए इसको कहा गया है। अणु निकाय में रमन रेखाओं तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में अंतर सिद्धांततः घूर्णी कंपन तथा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्रोत के परास के समतुल्य होता है। यहां हमने क्या देखा कि अणु निकाय में जो रमन रेखाएं हैं और जो आपतित प्रकाश है, उनमें आवृत्ति में अंतर जो होता है, वो अंतर अर्थात जो आवृत्ति कम हो गई और अधिक हो गई, वो थ्योरेटिकली सिद्धांततः घूर्णी कंपन, घूर्णी रोटेशनल कंपन, वाइब्रेशनल तथा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के परास के तुल्य होता है। अर्थात इसका संबंध जो है वो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स जो है उनकी रेंज के समतुल्य होता है। अर्थात ये जो है हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या वहां से इसका एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वहां से इसको मैच करता है, अर्थात वो थ्योरी इसको पे लागू होती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति से रमन रेखाओं की आवृत्ति का विस्थापन आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। जो रमन रेखाओं की आवृत्ति में जो विस्थापन होता है, कम होना या अधिक होना, अर्थात जो विस्थापन हुआ आवृत्ति में, वो विस्थापन आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, परंतु यह विस्थापन प्रकीर्णक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण पर निर्भर करता है। ये विस्थापन किस पर निर्भर करता है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। स्कैटर्ड जो सब्सटेंस है, प्रकीर्णिक पदार्थ है, जो प्रकीर्णिक पदार्थ है, स्कैटरिंग जो सब्सटेंस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक गुणों पर निर्भर करता है कि विस्थापन कितना होगा। मेटेरियल बदल देंगे तो विस्थापन बदल जाएगा, आपतित प्रकाश बदलेंगे तो विस्थापन नहीं बदलेगा। यदि रमन रेखाओं को प्रेक्षित करने के लिए एक अन्य वर्णक्रम वाला आपतित प्रकाश, यदि अन्य वर्णक्रम वाला आपतित प्रकाश या किरण का उपयोग करें और उसी प्रकीर्णक पदार्थ से दूसरी रमन रेखाएं प्राप्त करें, सिर्फ हमने आपतित इंसिडेंट जो लाइट है, आपतित प्रकाश को बदला, स्कैटर्ड सब्सटेंस को नहीं बदला, तो उनके मध्य आवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विभिन्न प्रकीर्णक पदार्थ के लिए रमन रेखाओं के मध्य आवृत्ति विस्थापन भिन्न भिन्न होता है। अर्थात यदि हमने प्रकीर्णक पदार्थ, स्कैटर्ड जो सब्सटेंस है, स्कैटर्ड मटेरियल जो है, यदि उसको हमने बदल दिया तो आपके आवृत्ति विस्थापन जो है वो भिन्न भिन्न होता है। वो डिपेंड करता है
स्कैटरिंग सब्सटेंस पे, अर्थात रमन विस्थापन जो होता है वो प्रकीर्णक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है। आपतित प्रकाश से रमन रेखाओं का ध्रुवण अभिलक्षण भिन्न होता है। आपतित प्रकाश से रमन रेखाओं का जो पोलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग होता है। एक तो इंसिडेंट लाइट होती है, एक रमन लाइट होती है, तो पोलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भिन्न होती है, अलग होती है। रमन प्रकीर्णन सभी दिशाओं में होता है। रमन प्रकीर्णन सभी दिशाओं में होता है तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तथा ध्रुवण प्रेक्षक की दिशा पर निर्भर करता है। सबसे पहला बिंदु तो देखा रमन प्रकीर्णन सभी दिशाओं में, तो इन ऑल डायरेक्शंस रमन स्कैटरिंग इज पॉसिबल। दूसरा, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तथा ध्रुवण प्रेक्षक की दिशा पर निर्भर करते हैं। जो ऑब्जर्वर है उसकी डायरेक्शन पर निर्भर करता है। प्रकीर्णित पदार्थ की तीव्रता कितनी होगी, ध्रुवण कितना होगा, ये प्रेक्षक की दिशा पर निर्भर करता है। द्विपरमाणु गैसों में रमन वर्णक्रम सामान्यतः अवरक्त वर्णक्रम होता है। डाई एटॉमिक गैसेज में, द्विपरमाणुक गैसों में रमन वर्णक्रम सामान्यतः अवरक्त वर्णक्रम होता है, इंफ्रारेड वर्णक्रम होता है। रमन प्रभाव के लिए प्रायोगिक व्यवस्था। रमन प्रभाव के लिए प्रायोगिक व्यवस्था, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर रमन इफेक्ट। क्या रमन ने किस प्रकार की एक्सपेरिमेंटल व्यवस्था से इसे प्रारंभ में सिद्ध किया था, इसे हम देखते हैं। इस विधि में एक वर्णी तीव्र प्रकाश स्रोत से, एक वर्णी तीव्र प्रकाश स्रोत, ये देखिए सबसे ऊपर एक प्रकाश स्रोत है और इसे हम लेते हैं एक वर्णी तीव्र प्रकाश स्रोत से। प्रकाश एक कांच की ट्यूब में रखे, कांच की ट्यूब, ये आपके पास में कांच की ट्यूब है और इस ट्यूब में रखा हुआ आपके है धूल रहित पारदर्शी पदार्थ। इसमें क्या रखा है, धूल रहित पारदर्शी पदार्थ रखा है। इस पर आपतित कराया जाता है और इससे लंबवत दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, वर्णक्रममापी द्वारा रेखांकन किया जाता है। ये देखिए वर्णक्रमदर्शी स्पेक्ट्रोमीटर जो आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने ले रखा है। तो यहां से प्रकाश आया और ये आपके जो फिल्टर है, फिल्टर्स में से निकलकर एक वर्णी प्रकाश हमें मिला और ये एक वर्णी प्रकाश इस ग्लास ट्यूब में जिसमें स्कैटरिंग सब्सटेंस रखा है उस पर आपतित करा और इससे लंबवत दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम के मापन के लिए या रेखांकन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए स्पेक्ट्रोमीटर को लगाया गया है। इसमें पारद लैंप से उत्सर्जित प्रकाश को फिल्टर से गुजारा जाता है। जो आपके सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, वो किसका है, मरकरी लैंप है। प्रकाश का स्रोत जो है पारद लैंप, मरकरी लैंप होता है और इससे जो उत्सर्जित प्रकाश लाइट होती है उसको फिल्टर में से गुजारा जाता है, उसको फिल्टर में से गुजारा जाता है ताकि एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट प्राप्त हो सके। इसमें से गुजरने के पश्चात हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है। फिर एक वर्णी प्रकाश को एक कांच की ट्यूब पर आपतित कराया जाता है। ये कांच की ट्यूब आप इस पे आपतित कराया गया है और इस कांच की ट्यूब का व्यास लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर होता है। जो डायमीटर होता है वो 1 या 2 सेंटीमीटर होता है और लंबाई जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसे प्रायोगिक पारदर्शी परिदर्श से भरा जाता है। पारदर्शी परिदर्श का मतलब जो आपके ट्रांसपेरेंट सैंपल है, ट्रांसपेरेंट एक्सपेरिमेंटल जो ट्रांसपेरेंट सैंपल है, इससे इसे भरा जाता है। इसमें प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम को ट्यूब के दाएं ओर रखे वर्णक्रम मापी, इसके दाहिनी ओर वर्णक्रम मापी रखा रहता है, इसके द्वारा इसको रेखांकित किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। रमन रेखाओं की तीव्रता अत्यल्प होती है। रमन रेखाओं की तीव्रता जो होती है वो अत्यल्प होती है।
इसलिए आपतित प्रकाश का उद्भासन समय कई घंटों तक रखा होता है, कई घंटों का होना चाहिए या होता है। जो एक्सपोजर टाइम है, जिस आपतित प्रकाश से हम एक्सपोज करा रहे हैं, उद्भासन समय है, एक्सपोजर टाइम है, वो कई घंटों तक रखा जाता है, क्योंकि आपके रमन प्रभाव की, रमन रेखाओं की तीव्रता अत्यल्प होती है। इस ट्यूब के चारों तरफ पानी का प्रवाह लगातार होता है। ये देखिए, आप डॉटेड लाइन दिखा रखी है, ये पानी जो है वो चारों तरफ इसके फ्लो हो रहा है। पानी क्यों फ्लो हो रहा है? पानी से इसका टेम्परेचर को नियत रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ट्यूब के बाईं ओर पृष्ठ काला कर देते हैं, ट्यूब के बाईं ओर का पृष्ठ काला कर देते हैं। ये देखिए, ये वाला आप देखिए, हॉर्न शेप की तरह कर दिया इसको, ताकि वर्णक्रम रेखाएं विपर्यास के साथ रेखांकित हो, कॉन्ट्रास्ट के साथ आप रमन की जो वर्णक्रम स्पेक्ट्रम है उसको आप कॉन्ट्रास्ट के साथ रेखांकित कर सकें। इस प्रकार की ये प्रायोगिक व्यवस्था थी जब तक लेजर सोर्स नहीं आया था। जब लेजर सोर्स आ गया तो लेजर स्रोत का उपयोग करने के लिए जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो देखिए किस प्रकार से बनाई। तो यहाँ पर अपने पास में लेजर सोर्स जो है, हमें पता है लेजर सोर्स जो होता है वो एक वर्णी, नैरो, अति एक वर्णी, हाईली मोनोक्रोमेटिक, कला संबंध, कोहेरेंट और प्रकाश पुंज। लेजर सोर्स क्या होता है? नैरो अर्थात संकीर्ण स्रोत होता है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होता है, अति एक वर्णीय होता है, कोहेरेंट होता है, दैट मीन्स कला संबंध होता है। ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हेल्पफुल होंगी इस प्रयोग में। तो लेजर का जब आविष्कार हुआ और लेजर का उपयोग किया गया जब इसमें प्रायोगिक व्यवस्था में, इसके पुंज को लघु परिदर्श सैंपल पर, स्मॉल सैंपल पर सूक्ष्म रूप से फोकसित किया जा सकता है। क्योंकि लेजर है, लेजर को फोकसित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लेजर स्रोत की शक्ति भी कई मिलीवाट से लेकर कई किलोवाट तक होती है। इसकी शक्ति भी अधिक होती है, कई मिलीवाट से लेकर कई किलोवाट तक होती है। रमन वर्णक्रम मापी में सामान्यतः आर्गन, क्रिप्टन गैस के लेजर को प्रयोग करते हैं। जो लेजर होता है सामान्यतः आर्गन का या क्रिप्टन गैस के लेजर का इसमें उपयोग किया जाता है, जिनमें प्रकाश की तीव्रता सामान्य सूर्य प्रकाश से कई लाख गुना होती है। इसलिए रमन वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए लेजर स्रोत का उपयोग किया जाता है। लेजर स्रोत से जो व्यवस्था आपको दिखाई गई है, लेजर सोर्स है, ये आपके परिदर्श है, यहां से आपके संग्राहक लेंस में, और संग्राहक लेंस से जो आपके रिफ्लेक्टर है यहां से रिफ्लेक्ट होकर ग्रेटिंग में, मोनोक्रोमेटर, और मोनोक्रोमेटर आपके ग्रेटिंग में, ग्रेटिंग से आपके फिर आपके मोनोक्रोमेटर में, और यहां से फिर आप यहां पर संसूचक के द्वारा, डिटेक्टर के द्वारा इसे डिटेक्ट किया जाता है। तो कुछ जो आपके पार्ट्स जो उसमें आपने काम में लिए थे, कि यहाँ परिदर्श जो है यहाँ है, लेजर है, परिदर्श है, लेजर पुंज जो आपके वो निकल रहा है यहाँ। अब आपके यहाँ देखिए कि किस प्रकार से आपने संग्राहक लेंस का काम लिया, कलेक्टिंग लेंस है, आपके ग्रेटिंग है, संसूचक है, डिटेक्टर है और मोनोक्रोमेटर है। इनका उपयोग कर रमन वर्णक्रम मापी जो है इसकी व्यवस्था को इसमें दिखाया गया। अब इसमें देखिए होता क्या है, लेजर पुंज को कांच या क्वार्ट्ज की ट्यूब, ये कांच या क्वार्ट्ज की ट्यूब है जिसमें सैंपल रखा हुआ है, इससे गुजारा जाता है। परिदर्श से प्रकीर्णित प्रकाश को संग्राहक लेंस, ये कलेक्टिंग लेंस, संग्राहक लेंस कलेक्टिंग लेंस द्वारा ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर में प्रवेश कराते हैं। ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर में इसमें प्रवेश करवाते हैं, जिससे उत्पन्न संकेत को सुग्राही प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धक, सेंसिटिव फोटो मल्टीप्लायर के द्वारा मापा जाता है। इन संकेतों का प्रवर्धन कर कंप्यूटर द्वारा रमन वर्णक्रम प्राप्त किया जा सकता है। इन संकेतों का प्रवर्धन
एम्पलीफाइड कर कंप्यूटर द्वारा रमन वर्णक्रम को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंटल व्यवस्थाएं हैं, जब लेजर नहीं था, लेजर का उपयोग नहीं किया गया था, लेजर का उपयोग किया गया तो किस प्रकार से रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रमन प्रभाव जो है उसका क्वांटम सिद्धांत क्या है और रमन प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार से समझाया जाता है, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि रमन प्रभाव की जो एक्सपेरिमेंटल व्यवस्था है और रमन स्पेक्ट्रम की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे।